चुनावी हथियार भ्रष्टाचार पर वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी हथियार भ्रष्टाचार बन चुका है और धारदार ये दोनों तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हैं कि मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार भगाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई छेड़ने का दम भर रहे हैं। एक ऐसे वक्त पर जब एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि जेल से सरकार चला रहे हैं वो जेल में है। विपक्ष कहता है कि जानबूझकर चुनाव के पहले विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। पीएम हर रैली में, हर मंच पर, हर रोड शो में जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहे तीसरे टर्म में ये और भी तेज गति से मैं कार्रवाई करूंगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। विपक्ष कह रहा है एजेंसियां बी टीम हो गई है बीजेपी की। इससे पहले कि इस पर चर्चा की शुरुआत करें, एनडीए और इंडिया के तीन प्रतिनिधि आज होंगे आमने सामने हल्ला बोल में। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं। इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। न कोई वकील, न कोई दलील। मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। ईडी सीबीआई तो उसके टूल है, उसके माध्यम है। बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनावी प्रचार चरम पर है, रैलियों का रिला है, नेताओं की बयानबाजी का शोर है और उस शोर में सबसे अधिक जिस मुद्दे का जोर है वो है भ्रष्टाचार। खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को चुनावी हथियार बनाकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। पश्चिम में राजस्थान में रैली हो या फिर पूरब में पश्चिम बंगाल में मोदी की जनसभा हो, प्रधानमंत्री बार बार भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं और विपक्ष की कमजोर नब्ज को दबा रहे हैं। टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाकर विपक्षी नेता भी सरकार पर आक्रामक हैं। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना उद्धव हो, सब एक सुर में बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चुनावी चंदे की उगाही का खेल चल रहा था। इसके अलावा विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके दूसरे दल के नेताओं को जेल में डालने की साजिश कर रही है। महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया। बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो ये बताता है कि इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक
आज तक ब्यूरो। तो जनता 2024 के चुनाव पर किस पर भरोसा करती हुई दिखाई देगी, ये दिलचस्प होगा। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी है पीएम की बात पर, या विपक्ष के आरोप पर, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि सरकार विपक्षी नेताओं को सिर्फ टारगेट कर रही है। भ्रष्टाचार पर आर पार करने के लिए आज एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की तरफ से हमारे साथ तीन प्रवक्ता है। देखते हैं कौन प्रबल तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखता है। राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। राजेश गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, और धीरेन्द्र कुमार जी जो कि एलजेपी-आर रामविलास गुट के हमारे साथ जुड़ गए। राकेश त्रिपाठी जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए मुझे लगता है कि शुरू में 60-60 सेकंड में सबको दे देती हूं, अपनी अपनी पार्टी अपने अपने गठबंधन की तरफ से अपना पक्ष रखिए। कैसे है ये भ्रष्टाचार पर आर पार, जब दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के आरोपी आपकी पार्टी में आ जाते हैं और उन पर एक भी रेड उसके बाद नहीं होती, फिर कैसे ये एक ईमानदार लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए अंजना जी याद करिए 2014 के पूर्व का समय है कि पूरा देश किस तरह से भ्रष्टाचार में लगातार गोते लगा रहा था। रोज नए नए भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे थे और पूरी देश में राजनीति को लेकर के एक ऐसी नकारात्मकता फैल गई थी, एक निराशा के भंवर में देश जा रहा था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये मोदी की गारंटी लोगों के दिल तक सीधा असर की है। और पहली बार ये परिपाटी बदलती हुई दिखाई दी है, जिसमें पहले हुआ करता था कि तुम मेरे वाले को बचाओ मैं तुम्हारे वाले को बचाऊंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, अगर जनता से उसने उसके खजाने को लूटने का काम किया है, जनता की खजाने लूट करके अपनी तिजोरी भरने का काम किया है, तो उसको लौटाना ही पड़ेगा। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की आज लगातार कार्रवाइयों से बौखलाहट है पूरे विपक्ष में, और इसी बौखलाहट में ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। प्रयास किया था राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, राफेल मुद्दा लेकर के आए थे, लेकिन राफेल करते करते राहुल खुद फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जनता की अदालत तक मुंह खाए हैं, लेकिन फिर भी इस बार अडानी चिल्लाने लगे। अडानी करते करते नानी के घर तक जाएंगे। सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निष्कलंक जीवन बिताने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार का कोई आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर नहीं है। जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कहा था वो करके दिखाया है, और इसी वजह से आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई के जद में आ रहे लोग बहुत पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और तरह तरह के गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी अब आपकी बारी है, और आपसे सवाल ये है, जैसे उनसे मैंने पूछा कि भ्रष्टाचार के कई आरोपी दिखे जब मंच सजा था इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो सवाल ये उठा कि लालू प्रसाद यादव से लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ आप लोगों ने हाथ मिला लिया है। पीएम कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ रैली थी, क्या गलत है? देखिए, जब मोदी जी भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को सजा देने की, सबक सिखाने की बात करते हैं, तो वाकई अब जनता को हंसी आती है जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला हुआ है और लगभग 8200 करोड़ रुपए का भाजपा ने घोटाला किया है। दुर्भाग्य से जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा है, प्रधानमंत्री जी ने अपने करतूतों से इतनी बड़ी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, और भ्रष्टाचार के कारण जो है आज वो मुंह दिखाने के लायक उनके कार्यकर्ता नहीं है। जब भी बात करते हैं महोदय, तो मुझे तो लगता है आजकल टेलीप्रॉम्प्टर जो प्रधानमंत्री जी का है वो स्क्रिप्ट वही पुराना चल रहा है। किसी को बताना चाहिए स्क्रिप्ट उनका चेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो वाली कहावत सुनी है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली भाजपा कार्यालय, आजकल वो नया जुमला चला है पीएम साहब के साथ। जहां तक बात यदि भ्रष्टाचार पर ईमानदारी से कार्रवाई करने की बात होती, तो जिस तरह से पाप धो योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, सबने देखा है क्या हाल है भाई। जो आया वॉशिंग मशीन ऑटो मोड पर आ जाता है, सीबीआई, ईडी और आईटी जो है सतर्क हो जाता है। जब गला फाड़ के नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलते हैं, तो सबको याद जनार्दन रेड्डी से लेकर के नवीन जिंदल से लेकर के और सारे जो लोग आए हैं भाजपा में, और भाजपा वाले भी डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब कोई बड़ा नेता आ रहा है और वो मेरे हक को खाएगा, और वो जो है हमें दरी बिछानी पड़ेगी। और जिसके विरुद्ध में हमने चक्की पिसिंग किया था, सारे जगह झूठ का जाल फैलाया था, आज जो है वो हमारे सिर पर बैठ करके जो है कहीं ना कहीं बोलेगा। राजीव रंजन जी, सच्चाई उन्होंने एक लाइन कही कि 100 चूहे खा के बीजेपी ऑफिस चले। वो कह रहे हैं कि जितने आरोपी होते हैं उन सबको तो बीजेपी शामिल कर लेती है अपने साथ, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे है ये लड़ाई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के पहले क्या जिस समय ये साथ थे उस समय उन्हें भ्रष्टाचारी मानते थे? तो उस समय तो ये भ्रष्टाचारी नहीं मानते थे,
उनके साथ आज भी जो लोग हैं उनमें अनेक लोगों के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल में मैं किसी मतलब प्रिंट मीडिया के किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी चीजें छपी है, एक बात बिल्कुल साफ है कि आपके पास अनेक विकल्प हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एजेंसीज ने कोताही बरती है, कुछ को क्लीन चिट दे दिया है, कुछ को क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया गया है, तो फिर आपके पास न्यायालय के विकल्प खुले। लेकिन केवल आरोप लगा करके जो आपके खिलाफ है आरोप, उनके बराबर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने की आपकी अगर कोशिश है, तो प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति में एक बड़ा फर्क लाने का काम किया है। आज लोग उनकी बात सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और ये इसलिए संभव हो पाया है कि उन्होंने जो कुछ भी फैसले लिए, चाहे वो कैश ट्रांसफर का फैसला हो या जो आर्थिक अपराध को लेकर जो कार्रवाइयां हुई, उनसे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो वो बोलते हैं उसको करते हैं। और इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर जो यूपीए की सरकार के 10 साल के कारनामे, सीएजी की रिपोर्ट से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में, उनसे मुकर पाना इनके लिए आसान नहीं होगा है, क्योंकि इतने बड़े आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए इनकी बात पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार। राजेश गुप्ता जी, क्या लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर और चुनौती नहीं है आप लोगों के लिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौकीदार को लेकर पिछली बार भी इनकी पार्टी ने एक नारा दिया था जो कि एक पीएम के लिए अशोभनीय माना गया। रफाल सौदे पर कुछ असर नहीं हुआ, बीजेपी की सीटें बढ़ गई, वो 303 पर। कोई भी ऐसा आरोप उन पर टिकता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपकी पार्टी घेर रही है मौजूदा सरकार को, लेकिन आपको लगता है उसका असर होगा? आपका सबसे बड़ा चैलेंज है पीएम और उनकी लोकप्रियता, और इसीलिए आपकी पार्टी तो खुलकर बचती है पीएम पर सीधी टिप्पणी करने से। सही नहीं कह रही हूं? अंजना जी, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस देश के संविधान को बचाना। आपने कहा कि पिछली बार भी उन पे आरोप लगे, राफेल के लगे, लेकिन वो फिर भी वो जीत गए। लेकिन जीत और हार हमेशा ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। नहीं तो मेरे भाजपा के मित्र मान लेंगे कि लगातार कांग्रेस जीतती रही, इंदिरा गांधी इमरजेंसी की जीत के बाद भी इमरजेंसी के बाद भी जीत गई, तो ये तो नहीं माना जाएगा कि वो सब कुछ ठीक कर रही थी। तो ऐसा हम नहीं मानते। आपने कहा कि लीडरशिप का जो सवाल है, मेरा ये मानना है कि मोदी जी को तो बहुत बड़ी पार्टी मिली थी, बहुत बड़ा आरएसएस का समर्थन मिला था, लेकिन केजरीवाल जी ने तो बिल्कुल जीरो से खड़ी करके एक पार्टी खड़ी करी। 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बना ली, 2 बड़े बड़े स्टेट्स में सरकार है, एक स्टेट में 3 बार सरकार आए और एमसीडी तक में भाजपा को हरा दिया। तो लीडरशिप का क्राइसिस अगर कहीं है तो कम से कम हमारे यहां तो नहीं है। हमारे यहां तो एकदम क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है, और मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग और भी बहुत उम्मीदों के साथ उनको देख रहे हैं। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, क्योंकि चूंकि आपने मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की है और मुख्यमंत्री जेल में है, अब आप जनता के साथ, क्या ये अन्याय नहीं है? ये सवाल मैं आपसे पलटकर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई अभी चल रही है वो अरविंद केजरीवाल पर ही एक्शन की वजह से चल रही है ना। पीएम कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, जेल में है, जेल से कहते हैं सरकार चलाएंगे। कैसा प्रेसिडेंस है ये डेमोक्रेसी में? कल से किसी भी नेता पर आरोप लगेगा, वो इस्तीफा क्यों देगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। एक प्रेसिडेंस बन रहा है ना। अंजना जी, जब भाजपा में मोदी जी ये कहते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनका मतलब है कि हर भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के भाजपा के अंदर ले आऊंगा। आपके सामने बहुत सारे, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको उन्होंने पकड़ा, अपनी पार्टी में ले आए और वॉशिंग मशीन में डाला और साफ हो गए। दूसरी बात, आपने कहा क्या दिल्ली की जनता के साथ में ये अन्याय है? मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये अन्याय कौन कर रहा है? दिल्ली के दुलारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसको 3 बार दिल्ली की जनता ने जिताया और फिर एमसीडी में जिताया, उसके ऊपर निराधार आरोप लगा के बंद कर दिया जाता है। अरे तो निराधार तो जज तय करेंगे ना गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपने देखा संजय सिंह जी को बेल मिली ना, ऐसे ही अगर उन्हें बेल मिल जाएगी बाहर आ जाएंगे, है ना? बेल मिलेगी तो आ जाएंगे बाहर। धीरेन्द्र कुमार जी, अब आपकी बारी, चूंकि 2 सवाल हो गए, आपने लंबा बोल लिया। धीरेन्द्र कुमार जी, अब आपकी बारी है। कैसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो यही है कि आरोपियों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और परिवारवाद पर हमला होता है। सर, अपनी पार्टी को ही आप देख लीजिए, वन फैमिली पॉलिटिक्स, प्राइवेट लिमिटेड। अंजना जी, सबसे पहले तो ये आपने 2 सवाल किए, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। 2019 में भी
ये मुद्दा को चस्पाने का प्रयास किया था भ्रष्टाचार का। और कारण क्या है कि दो सरकारें, अंजना जी आपने ठीक कहा, कांग्रेस की दो सरकारें भ्रष्टाचार के मुद्दे पे गई। इनको लगता है कि सबसे सरल तरीका है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा को चिपा दो, जनता इसको मान लेगी। लेकिन वो उसके लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि इतनी कि जो बोल रहा है उसका विश्वसनीयता कितना है। आज भारत के अंदर में आप देख लीजिए कि मोदी जी के या हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, वो पिट जाएंगे। 2019 में आपने कहा सीटें बढ़ी हैं, 2024 में फिर वही घिसी पिटी, नेता भी घिसा पिटा, मुद्दे भी घिसे पिटे। उसको लेकर के ये चुनाव में जा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं तो कई जगहों पे घूम भी रहा हूँ, सारे लोग घूम रहे हैं, ये कहीं से मुद्दा है ही नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड का, बल्कि सिनेमा में जो विलेन का जो हाल होता है, अभी हालत वही हो गई है इन लोगों की। अगर एक एक करके कार्रवाई हो रही है और हम तो कहते हैं कि हाँ हमारे पास है वॉशिंग मशीन, हमारे पास है पाउडर, अगर है नहीं तो धो कैसे रहे एक एक करके। यही सी वॉशिंग पाउडर का नतीजा है कि आप लोग आज एक एक करके ईडी गठबंधन बना लिए हैं भ्रष्टाचार से बचने के लिए। और देश के लोगों को आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, यही केजरीवाल जी, अंजना जी याद करिए कि 10,000 रुपए में लोगों के साथ खाना खाते थे और खिलाते थे। पैसा कलेक्शन का वहां से काम स्टार्ट किया। क्या उस समय ये दिखाए थे क्या इनकम टैक्स में कि हमने खाने से इतना पैसा लिया? अगर इसको हमारे गठबंधन में हमारी पार्टी के नेता ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं बैंकों के थ्रू मैं चंदा लेता हूं, तो क्या गुनाह किया उन्होंने? सब कुछ व्हाइट है। लेकिन जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं ये लोग। उसके बाद जब इनको 100 करोड़ देने की बात आई तो साथ में शराब भी खोल दिया खाने के बाद में। तो भ्रष्टाचार का आलम इनका ये है। हमारे नेता लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन लड़ रहा है अब की बार 400 पार, और इन लोगों की हालत है कि अब की बार बेड़ा पार। और आप तो एक कदम और बोल रही है कि अब की बार हर घर बार। इस तरह का राजनीति अगर आप लोग करेंगे तो देश की जनता जान रही है। इसलिए इस बार इन लोग बेड़ा पार का नारा लगा रहे हैं। देखिए गंजना जी, मैं बता रहा हूं कि 60-70 सीटों में ये पूरा जो ईडी के डर से बना इंडी गठबंधन है उसका यही हश्र होने वाला है। आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है, क्योंकि आपकी पार्टी तो सीधा ही मतलब दो फाड़ी हो गई, एक हिस्सा चला गया एनडीए में, लेकिन वो अपनी मर्जी से गया ना। अब ये देखिए नीतीश कुमार जी गए, कौन सा उन पर केस था? ऐसे अगर आप खुद ही कहेंगे कि अजीत पवार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे थे इसलिए गए, तो आप काहे के लिए पाल रहे थे भाई? आप लोग के साथ थे ना महाविकास अघाड़ी में। ये बात कहते हैं फिर बीजेपी। दुबे जी। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए ऐसा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में एक नारा दिए कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ। मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। देश की जनता को अच्छा लगा, लोगों ने सोचा यार कोई तो नेता आया है, अपना जन समर्थन दो या कुछ बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन वो यह नहीं बताए थे कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि जो बाहर बैठे उन भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में डालूंगा, लेकिन जो मेरे पास आ जाएंगे उनको अपने बगल में बिठाकर मैं संवैधानिक पद दूंगा। अब लगता है कि जैसे कोई नेता कह रहा हो कि मार्च के महीने में कड़ी धूप में बहुत प्यारी बरसात करवा दूंगा, वैसे ही आदरणीय मोदी जी मंचों पर जाकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, यह देश भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद सोरेन तो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 100 से ज्यादा नेता बने हुए हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई नेता भी सलाखों के पीछे हो जाए। हम महाराष्ट्र से आते हैं, करीब 70 से ज्यादा लिस्ट है। अंजना जी आप भी वो सब नाम जानती हैं, चाहे भावना गवली हो, यशवंत यादव हो, प्रताप सरनाइक हो, तमाम लिस्ट है। लेकिन कोई नेता के ऊपर न तो केस चल रहा है, न तो सुबह 6 बजे ईडी सीबीआई की उसके घर पर कार्रवाई चल रही है, न तो वो जेल में ठूसा जा रहा है। केवल जानबूझकर विरोधी बैठे हुए लोग। अब संजय सिंह जी को जब बेल मिली, तब जब पूछा गया जज द्वारा ईडी को कि इनको बेल दिया जाए, कोई आपत्ति है? नहीं साहब, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ कहने को ही नहीं है। ठीक है, बेल ग्रांटेड हो गया। आप कैसे ऐसे जीतना चाहते हैं 400 पर? आप ऐसे आप कहिए ना, आपके पास आपके कहने के लिए कुछ बातें नहीं है, तो केवल विपक्ष मुक्त भारत करके आप 400 पार का नारा दे दो, चाहे 500 पार का नारा दे दो। 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी 20 सीट से ज्यादा एनडीए नहीं पा रही है। संजय निरुपम ने क्या कहा? हो सकता है इनकी लहर होगी, संजय निरुपम ने क्या कहा? महाराष्ट्र में लहर नाम की कोई चीज नहीं है अंजना जी, और इसका एक ही कारण है कि मोदी साहब के
कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यदि अपने भ्रष्टाचारियों को भी जेल में डालते और विपक्षियों को भी डालते तो लोग कहते कि एक संत से पाला पड़ा है। घूम फिरकर जितने भी प्रवक्ता है सबने यही कहा है। आपने, और ये सवाल मैं रोज पूछती हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, आपने अपनी पिच खुद खराब की है, क्योंकि आप तमाम आरोपियों को गले लगाते हैं, जिसे आप राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि हमने सामने वाले को तोड़ दिया। लेकिन सवाल है कि आपने उनको अपनी तरफ मोड़ लिया, आपने उनको शामिल कर लिया, आपने उनको पद दे दिया भ्रष्टाचार के आरोपियों को। ये कैसी सफाई है भाई? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता किसी भी अपराध में वांछित है, किसी भी मामले भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है, तो उनके खिलाफ जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना मजबूत पैरवी कीजिए। किया तो था आपने ना, पेगासस के मामले में भी आपने कहा कि मोबाइल के माध्यम से हमारी जासूसी कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल सौंप दीजिए, सारे नेता हाथ पीछे करके खड़े हो गए, एक कोई नेता सामने लेकर के नहीं आया। राफेल के मामले पर ऐसे ही आपने कोर्ट में मुक्की खाई है, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, फिर कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। सच बात यह है कि ये बेल बॉन्ड पर रिहा लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये बेल बॉन्ड पर रिहा है। राहुल गांधी इस समय जमानत पत्र देकर के बेल बॉन्ड पर रिहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सच यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा खुद भी लिया है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है तो जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब किताब पहले सामने रखिए। 1500 करोड़ से ज्यादा का पैसा कांग्रेस पार्टी ने स्वयं लिया है, वो बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनको कैसे मिला और क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिलेगा तो भ्रष्टाचार है, हमको मिलेगा तो शिष्टाचार है। ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा भाई, पैमाना तो सबके लिए एक ही रहेगा ना। सच बात यह है कि आपके चाल चेहरे चरित्र को जनता पहचान चुकी है। और विशेष करके आम आदमी पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भी आपातकाल के बाद जनता ने जिता दिया था। बिल्कुल गलत है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनता जनार्दन ने हराया था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका तो एक अदालत है ही है, जनता की अदालत उससे बड़ी अदालत है। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ये सवाल बनता है उस पर हम तो सवाल, ठीक है 19 के नतीजे ये बताते हैं कि जनता का भरोसा आप पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर पहुंच गई है, लेकिन ये इतने कॉर्पोरेट्स आपको पैसा दे रहे हैं तो पसंद करके दे रहे हैं। जनता की पसंद नहीं बन पा रहे, लेकिन कॉर्पोरेट्स की पसंद तो आप बन रहे हैं, जिन कंपनीज ने आपको भी पैसा दिया है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता के जो भी आशीर्वाद मिलते हैं हम लोग स्वीकारते हैं। लोकतंत्र में जरूर है जीत हार होती है, कई वर्षों तक हमने जीता भी है और कुछ दिनों से हारा भी है। भाजपा कई वर्षों तक रोड पे थी, आज वो सियासत में है, सत्ता में है। पर यह भी सच्चाई है कि जिस तरह से जनता के मुद्दों को इग्नोर करने का प्रयास, और अभी जिस तरह भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई किसी पर केस और मुकदमा हो जाए तो उससे जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता, यही बात तो अंजना जी आप भी रोज कहती हैं कि भाई भ्रष्टाचारी ऐसे कैसे हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्टाचारी दिन भर कहते हो, राहुल गांधी जी को 55 घंटे बैठाते हो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम तो कहते हैं यदि ऐसा है तो कुछ लाइए ना तथ्य। ये सच्चाई पूरा देश देख रहा है कि भाजपा पाप धो योजना के तहत पीएम का एक योजना चल रहा है जिसमें उनके पास चला जाता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। पहले उस पर छवि बिगाड़ो उस व्यक्ति की, किसी नेता की, विरोधी पक्ष की, उस पर दबाव बनाओ और जब इनके यहां आ जाएगा तो वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। ये पूरा देश देख रहा है। कुछ सेल कंपनियों के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं बॉन्ड के माध्यम से, पूरा देश देखा, सबका पोल पट्टी खुल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यदि इसको घोषित किया है तो इसमें अब कहने की भी कोई बात रह गई है। इसके बाद भी यदि कोई निर्लजता के साथ ये बात कर रहा है और डिफेंड कर रहा है तो मुझे लगता है कि बेहद आश्चर्यजनक है। एक काउंटर क्वेश्चन इस पर, क्योंकि इसको आप लोग बड़ा मुद्दा चुनाव में बना रहे हैं तो ये सब जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा तरीका अभी भी मौजूद है कि आप पैसा लेते हैं और आप अपने जो पार्टी की तरफ से फाइल करते हैं पेपर्स, अकाउंट जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आप बता देते हैं। वो तरीका तो अभी भी था, फिर भी आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, क्यों लिया? देखिए, जो परिस्थिति थी और जिस तरह से आपने सरकार ने जो तय किया, ये तो सरकार के द्वारा तय किया गया, जबरदस्ती तय किया, संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, मनी बिल में लाकर किया गया। और हम अपने मैनिफेस्टो में बार बार कहते रहे, आज भी कहते हैं और पहले भी कहते रहे, उठाकर देख लीजिए 2019 का मैनिफेस्टो मेरा, आते ही हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, जनता को जो मौका मिला जो उसने किया, लेकिन कोर्ट को लगा असंवैधानिक है, गलत है, तभी उसको खत्म किया है। और ये अब स्पष्ट हो गया है अंजना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेल कंपनियों के माध्यम से कोर्ट ने तमाम जानकारियां सामने करने को कहा है और असंवैधानिक कहा है। अंजना जी, जिस तरह से इन्होंने एसबीआई को जिस तरह रोकने का प्रयास, जिस तरह बहाने बनाने का प्रयास, जिस तरह ईडी सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली गैंग चलाने का प्रयास, वो कंपनी जो शराब के घोटाले में संलिप्त यदि आप मानते हैं, उसी कंपनी ने इनको पैसा दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या राकेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ गुप्ता जी।
देखिए, मैं एक बात तो अजय उपाध्याय जी को बहुत स्पष्टता से कहूं, बार बार ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, ये गलत है। मामला सब जुडिस है और अभी भी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। और कई बार जजेस के ऑब्जर्वेशन अलग प्रकार के होते हैं और फाइनल वर्डिक्ट अलग प्रकार का होता है। बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। कोई बेहतर पद्धति आपके पास होती तो आप बेहतर लेकर के आते। आप तो चाहते हैं कि सब कैश में लिया जाए, नगद में लिया जाए, जाकिर नाइक से लिया जाए, तमाम विदेशी एजेंसी से लिया जाए, चाइना से पैसा ले लिया जाए। आप ये प्रयास करते हैं और अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम विदेशी संस्थाओं के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत में नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मजबूत होने से भारत मजबूत हो रहा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिपोर्ट है और वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 1.5 लाख के लगभग जो है शिकायतें आपके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी जहां कार्यालयों में, मंत्रालयों में, वहां के अधिकारियों पर है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। होम मिनिस्ट्री उसमें अव्वल है। जो कार्रवाई कर रही गई भ्रष्टाचार पर की मुक्ति पर, वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अडानी जी के बारे में आपने चर्चा की है, चूंकि शुरुआत में आप लगा कि अडानी के आप प्रवक्ता हो गए हैं। अरे भाई, अडानी जी से हम क्या कह रहे हैं? 25,000 करोड़ रुपए का जो सेल कंपनी का घपला है उस पर कार्रवाई कीजिए। और कोई भी पूंजीपतियों के विरुद्ध हम नहीं है। हम आपके मित्र बचाओ योजना जो आप चला रहे हैं, जिसमें बैंक को लूट करके विदेश गए और यहां रह करके जो लूट रहे हैं, उनके खिलाफ है। मोनोपोली जो आप स्थापित करना चाहते हैं, मोदी मेड मोनोपोली। क्वात्रोची से मित्रता किस प्रकार की रही है, ये देश भूला नहीं है। इसलिए मित्रों की जैसे ही आप बात करते हैं ना, वो तमाम सारे मित्रों के चेहरे सामने निकल करके आ जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि विदेशी मित्रों के प्रभाव में आप भारत के लोगों को बदनाम करने का जब प्रयास करते हैं ना, तो आप भारत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत को कमजोर करने की आपकी साजिश सफल होने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का भरोसा है और अब यह भरोसा आस्था में तब्दील होता जा रहा है। लोग नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार का अटूट विश्वास रख रहे हैं, आपका किसी प्रकार का कोई आरोप चलने वाला नहीं है। हां, भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। तुम कितने भी बड़े हो, इसके आधार पर परवाह कानून नहीं करेगा। कानून का शिकंजा मजबूती से कसा जाएगा। इस बार सबसे बड़ी बरामदगी कैश की। कभी इतने नोटों के जखीरे देखे नहीं थे। इतने बड़े बड़े नोटों के जखीरे आज तो मशीनों से गिने नहीं जा सकते। 5-5, 6-6 दिनों तक मशीनों से गिनना पड़ता है। इतना पैसा बरामद हो रहा है, इतना ड्रग्स बरामद हुआ है, इतना सोना बरामद हुआ है। ये सारी बातें देश के सामने है। राजेश गुप्ता जी, और हम दिखा रहे हैं कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर 6% वोट स्विंग भी आम आदमी पार्टी को मतलब हो जाता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल में है, सहानुभूति वोट मिल भी जाता है, फिर भी वो सीटें आपके लिए फंसी हुई हैं। 6% के स्विंग के बावजूद, कांग्रेस के वोट मिला लेने के बावजूद भी बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, क्योंकि कई सीटों पर उनको 60 से भी ज्यादा फीसदी वोट पिछली बार मिले थे। तो चुनाव के नजरिए से तो आपको देखना ही पड़ेगा, 2024 का चुनाव है, तभी तो आप लोग भी सुनीता केजरीवाल जी को सामने कर रहे हैं, उसी जगह पर बिठाकर वीडियो बनवा रहे हैं और बड़ा इमोशनल होकर वो कहती हैं आंखें बंद कीजिए। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ना कि इमोशंस लोगों के जनता के सामने रखे जाएं, जबकि वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंजना जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे भी 2 मिनट ऐसे ही बोलने दें जैसे बाकी सबको बोलने दिया है। आपने जो बात की शुरुआत करी, मेरी बात रह गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमारी पार्टी ये जानना चाहती है कि जिस शरद रेड्डी को इन्होंने साउथ पिन बनाया, जिन्होंने कहा किंग पिन है ये साउथ के, उसके पास से ही इन्होंने 5 करोड़ रुपए क्यों लिए? 5 करोड़ रुपए लेने के बाद में भी जब वो बयान नहीं दे रहा था, 6 बार उसने मना करा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं है। उसके बाद भी ये पीछे पड़े रहे। उसके बाद में जब उसने वो बयाना दे दिया 5 करोड़ रुपए का, तो जब ईडी ने उसने अपनी बेल लगाई, ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। जब बेल हो गई तो 55 करोड़ रुपए की पूरी किस्त ले ली गई। ये बता सकते हैं शरद रेड्डी से इन्होंने पैसे क्यों लिए, जबकि ये उसको बता रहे थे कि ये किंग पिन है साउथ का। उसी को अप्रूवर बनाया जिसके ऊपर अरविंद जी को इन्होंने बंद करा हुआ है। कोई रीजन है? देखिए, 39 पार्टियों गठबंधन है मोदी जी के पास में, जो कहते हैं हम अकेले लड़ रहे हैं, और 39 के अलावा 3 और है। एक का नाम है ईडी, एक का नाम है सीबीआई और एक का नाम इनकम टैक्स। ठीक है, मोर्चा संभालिए इधर एनडीए की तरफ से, और ये कहते हैं देश को बेच रहे हैं। मोर्चा संभालिए आप। जिन्होंने एलआईसी को बेच दिया, जो देश की हर कंपनी को बेचने चले, वो कहते हैं देश बेच दिया। धीरेन्द्र जी, इसके बाद राजीव ये काला धन के रूप में बॉन्ड लेना चाहते थे, पहले से ले भी रहे थे। और इसका ताजा उदाहरण है कि जब व्हाइट मनी इनको मिली तो आयकर में चोरी करी, जिसके चलते इनका आज खाता लीन हो गया है। तो इसका तो तुरंत इनके भ्रष्टाचार का प्रमाण मिला हुआ है। दूसरी, अजय जी हमारे बोल रहे थे, ये बहुत ही विचारवान आदमी है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, इनकी भी शर्मो हया खत्म हो जाती है। सीबीआई को किसने, सुप्रीम कोर्ट ने किसके समय में कहा था कि वो तोता है? क्या हमारे ऊपर में ये आरोप लगा था? हमारे टर्म में इस तरह की बात हुई थी क्या कि उसका गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं और तोता है? तो बोलने से पहले अपने पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते नहीं है।
अब देखिए दिल्ली की जो हालत है, संजय सिंह के बारे में अभी बोल रहे थे आम आदमी के प्रवक्ता कि बेल के समय में इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिल जाता है तो सीबीआई हट जाती है उस केस में, बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो संजय सिंह के समय में कौन सी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी या किसी गठबंधन के नेताओं को पैसा मिला है कि ईडी ने बोला है कि हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे ये सामान्य जांच का प्रक्रिया है, जिनको मुझसे जितनी जानकारी लेनी थी उतनी जानकारी ले ली गई। नाम लेके इन्होंने कहा मैं जवाब दे दूं। अब उसके बाद उनकी जानकारी ले ली गई है। अरे भाई बीच में सुनिए तो सही, बर्दाश्त करिए। और भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि बिहार में जैसे राबड़ी देवी और राबड़ी जी हम लोगों को मिली थी, अब दिल्ली भी वो उसमें खुशनसीब है कि वहां भी नई राबड़ी मिलने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। ठीक है गुप्ता जी, छोटा सा जवाब। देखिए बात को इनको शायद मालूम नहीं है, संजय सिंह के मामले में ईडी नहीं देना चाहती थी जमानत, लेकिन जस्टिस खन्ना ने जब उनसे पूछा कि आप पे क्या रीजन है, 6 महीने से बंद रख के बैठे हो, एक भी मनी ट्रेल नहीं मिला है। एसजी राजू ने उसके बाद में भी कहा हम गुरुवार को बताएंगे। उसके बाद में जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 बजे तक बताओ नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, यानी कि प्रिलिमिनरी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, कुछ नहीं मिला है, जमानत दे देंगे। तब ईडी जब मजबूर हो गई, जब शिकारी खुद फंस गया तो कहा कि नहीं जी ठीक है आप जमानत दे सकते हैं। तो इनको पता होना चाहिए ऐसी बातें या ना करें टीवी के ऊपर जिनकी इनकी जानकारी नहीं है। लालू जी से हाथ मिलाने पे कुछ नहीं बोला आपने? लालू जी से हाथ मिलाने, अरे देखिए ना लालू जी के ऊपर जो पहले तो बरी हो गए, दोबारा से उनके ऊपर एक केस कर देते हैं, जैसे ही जेडीयू के साथ में लालू जी चाहते हैं ये केस खोल देते हैं। इनको सिर्फ यही चाहिए कि सब इनके साथ आ जाए, लालू जी के साथ चले जाएंगे, चुप हो जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि लालू जी सजा याफ्ता है और उन पर अभी भी कुछ मुकदमे लंबित हैं। उनके परिवार के अनेक सदस्यों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है और भ्रष्टाचार के सवाल पर लालू जी को क्लीन चिट आप पार्टी दे सकती है। ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी इसलिए है कि आपकी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के सवाल पर हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की लड़ाई से जो प्रेरणा मिली उससे आप पार्टी का जन्म हुआ और वहां से आप यहाँ तक आए। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप राजनीति में आए थे आप उससे काफी पीछे हटे। भ्रष्टाचार का सवाल या जो सुनीता केजरीवाल जी को लेकर के आपकी नरमी है या नेताओं के पास कोई जवाब नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप बाकी दलों से खुद को अलग साबित कर पाएंगे। लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि चाहे हिंदुस्तान में न्यायपालिका के पर रखने का सवाल, जस्टिस एन राय पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हुए और 3 जजेस को सुपरसीड करके उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था। फिर जस्टिस जगमोहन सिन्हा के फैसले के बाद इंदिरा जी को इस्तीफा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। प्रेस की आजादी उस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हुई। ठीक है, मैं दुबे जी आपको मौका देना चाहती थी, लेकिन चूंकि डायरेक्ट हमला है आप पर, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी। देखिए अभी नीतीश जी जब हम लोग के साथ आए थे, तोता हाँ वो ठीक है, वो भी बात सच है। अब तो उसको उसकी तोते के गले पर हमेशा इन्होंने तलवार रख दी है। वो तोता जो है हमेशा उसको कैप्चर कर लिया मान रहे कि पिंजरे में तोता रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कैसे उसको कहूँ कि ना। लेकिन ये बात सच है कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो जेडीयू के हैं बोल रहे हैं, अरे भाई नीतीश कुमार जी ने कहा है ना, था ना अभी जस्ट कि संविधान बचाने के लिए हम इस साथ आए हैं आपके, हमारे साथ जब आए, अब वहां गए तो संविधान सुरक्षित हो गया। ये सब दोहरा चरित्र कैसे जी लेते हैं आप लोग समझ नहीं आती। आपके रिजीम में लालू जी पर भी बहुत सारे साजिश हुए, षड्यंत्र हुए, उसके वो शिकार हो गए और अंततः वो तथ्य जो था वो तथ्य तोड़ मरोड़ करके सरकार पेश की, मजबूरी में जो है कोर्ट को जो निर्णय लेना था लिया। आज भी हम कहते हैं ठीक है, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका हमें संज्ञान में है। पर ये तो बताइए, भाजपा जिस तरह सारे संस्थानों को तोड़ रही है, जिस तरह सब पर कब्जा कर रही है, चुनाव आयोग को पंगु बना रही है, न्यायपालिका पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, सरेआम मीडिया के साथ जो है एक तरह से खिलवाड़ करने का प्रयास, दबाव बनाने का प्रयास करती है, पूरा देश देख रहा है। मीडिया जो आपको मंच देता है, आपके नेता की बात सुनाता है, आपके नेता की न्याय यात्रा दिखाता है, उसको लेकर आप उंगलियां ही बैठकर गाली देते हैं। तो मीडिया को बुली करने की अपनी आदत, फितरत, जनता को गलत बता देना, लोकतंत्र को ही गलत बता देना, ये सब आदत छोड़िए, इसके आगे बढ़िए। अगर आपको जनता का भरोसा जीतना है, आपको मंच दिया है, आप अपनी बात कीजिए। ये 2 रोज एक ही गाना गाते रहना ना, ये सबको पता है कि कौन कर रहा है। मीडिया को बैठकर ऐसे बुली करना बंद कीजिए। उपाध्याय जी को एक बात का पता तो होना ही चाहिए कि आज देश में अनेक राजनीतिक दल जो अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें या प्रमुख दल वो उभर करके हैं,
वो सब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर बिहार आंदोलन और जो बाद में देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप जिसने ग्रहण किया। आपके साथ हमारा रिश्ता कुछ दिनों का हो सकता है और हिंदुस्तान की राजनीति में कई बार विरोधाभासी गठजोड़ बनते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर जो जनता दल यूनाइटेड, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी पुरोधाओं की जो विरासत है, उस विरासत से बिल्कुल अलग हटना संभव नहीं होता। आप इसे जो भी संज्ञा देना चाहे, लेकिन आपके इतिहास इतने सारे जख्म है लोकतंत्र कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत कोई उनके चरित्र को लेकर, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर, परिवारवाद को लेकर कोई आरोप लगा सकते हैं क्या? मैं 20 आरोप आप पर लगा सकता हूँ, लेकिन आप नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाइए कि वो ईडी की कार्रवाई की डर से एनडीए में चले गए, सीबीआई की दबिश के डर से चले गए। उन्होंने फैसला इसलिए लिया कि अलायंस आप नहीं चाहते थे, एक कमजोर गठबंधन की अगुवाई आप करना चाहते थे, ज्यादा सीटों पर आप लड़ना चाहते थे, और आप नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता के समक्ष बेहतर रणनीति केवल अहंकार में आप तय नहीं कर पा रहे थे, और आपके एक अधिकारवादी प्रवृत्ति से नाराज होकर के जनता दल यूनाइटेड ने ये फैसला। आनंद दुबे जी, ये चिंता तो आपकी पार्टी की भी थी। एक वक्त पर नीतीश कुमार जी बार बार मिल रहे थे उद्धव ठाकरे से, और कांग्रेस का जो रवैया वहां पर रहा है उससे तो आप लोग भी परेशान ही रहे। एक दिन आप ही दुबे जी भिड़ गए थे कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरे ही शो पर, पूरी शिकायत एकदम दिल खोल के रख दिया था आपने। देखिए, हम आपस में गठबंधन में हमारी आपस में नोकझोंक भी होती है, मनमुटाव भी होता है, लेकिन हम फिर मान जाते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हम एक बात बहुत महत्वपूर्ण करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था देश की जनता के सामने मैसेज देने का कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं एक ही रणनीति से काम करता हूं, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचारी है तो उसे सजा दूंगा। अगर 70% विरोधी नेताओं को आपने जेल में ठूसा, उन्होंने 5 महीने के बाद बेल लिया, तो 30% का नाम बता दीजिए जो सरकार के साथ हो। यदि वो 4 महीने 5 महीने जेल में रहकर बेल पर बाहर आए होते तो दुनिया ताली बजाती, प्रधानमंत्री जी के सम्मान में खड़ी हो जाती, कहती ये व्यक्ति जो कहते हैं और करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह शुभ अवसर खो दिया। इसके लिए विपक्ष के लोग और देश की जनता उनके सामने प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि भ्रष्टाचार पर आपकी दोहरी नीति क्यों है। यदि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ के ऊपर आपकी अलग नीति है और आप संजय राउत, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल पर आपकी अलग नीति है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने बहुत अच्छा माहौल था, उन्होंने माहौल खो दिया। अब वो माहौल को हमने ग्रहण किया है। हम जब सरकार में आएंगे तो हम सब पर कार्रवाई करेंगे। हम अपनों को नहीं देखेंगे, परायों को नहीं देखेंगे, जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। यही तो भारत की लोकतांत्रिक संविधान की प्रक्रिया हमें सिखाती है। यही करने के लिए 2014 में आप आए, यही करने के लिए 2019 में आप आए, और जब आप आए तब आप चुन चुन कर अपना और पराया देखने लगे। शिवसेना से नहीं बन रही है उसे तोड़ दो, बीजेपी से बन रही है उसको बगल में बिठा लो। इसके तोड़ने वाला खेल का तो आप लोग भी शिकार है धीरेन्द्र जी। ये अलग बात है कि आप लोग सब भूल के उस पे ढक्कन लगा दिए। नहीं, हम लोग टूटे कहाँ हैं भाई, एनडीए में थे, एनडीए में है, सत्ता में ही रहना मेरा मकसद नहीं है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पे आनंद दुबे जी और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, एक लाइन का ट्वीट हमने धीरज साहू आपके चैनल, और आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके चैनल पे 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए देखे नगद, उस पर एक लाइन नहीं उन्होंने बोला। और कांग्रेस के प्रवक्ता पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने पर सीना चौड़ा करके गुमराह कर रहे हैं। अरे आपने भारत के 2 टुकड़े किए हैं, इसको तो आप बोलते नहीं है साहब। और इंडिया के लोग, ये सो कॉल्ड जो गठबंधन है, अभी तो मीडिया ही से लड़ने में परेशान है, कभी एंकर के साथ तो कभी सनातन में शंकर के साथ। आप लोगों का कभी मोदी जी के काम को खराब करते हैं, कभी भगवान राम को खराब करते हैं। तो लोग समझ गए हैं और लड़ाई ये लड़ रहे हैं संविधान के नाम पर। लेकिन अंजना जी मालूम है ये स्वधन बचाने की लड़ाई है, संविधान नहीं। ठीक है। जो इन लोगों के पास करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम सत्ता में दोबारा वापस आ जाए और फिर से वही अपना काला बाजारी चालू करें। लेकिन देश के लोग इस बार ताली बजा रहे हैं कि अब हम आने नहीं देंगे। और क्या उम्र के प्रधानमंत्री जी की रैलियों में भीड़ आ रही है, लोग अभी तो इसको देख के आप लोगों को तो टीवी में आना बंद हो जाएगा, यही स्थिति हो जाएगा। 6 महीना के लिए लोग मिलेंगे नहीं अंजना जी, मैं बता रहा हूं। इन लोगों के लिए लोग यहाँ पे फूल का माला रखे हुए हैं और पूरा बड़े बड़े गुलाब के माले पहनाएंगे कि देश को आपने आजाद किया है।
और भ्रष्टाचार से आजादी दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान से लड़ाई से भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ इसी रामलीला मंच पर रैली, आपको लगता है कि जनता विश्वास करेगी? राजेश, अंजना जी, जनता तो विश्वास कर रही है और रैली के अंदर आप भीड़ देख ही सकते थे, आपके भी कैमरा यहां थे। मैंने 2 सवाल करे थे, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं कि शरद रेड्डी से वो पैसे क्यों लिए, उसका जवाब ये नहीं दे रहे, ये देंगे नहीं। और ये जब भ्रष्टाचार पे बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे पकड़े गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे पकड़े गए थे बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए, ये भूल गए हैं। और किस बात के पैसे ले रहे थे? आप जानते हैं किस बात के लिए पैसे ले रहे थे? रक्षा दलाली के सौदों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपके, थे या नहीं थे? भूल गए क्या? आप लोग बताइए, येदियुरप्पा के बारे में मोदी जी ने उनको हटाया था, खुद जाकर उनको ले लिया। एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी बताया था, भूल गए। 70,000 करोड़ की पार्टी अपनी पार्टी में उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे कमाल करते हो आप लोग तो। आप बोलते हुए बिल्कुल भी शर्माते नहीं, आप हिलते नहीं, आप सोचते नहीं जनता क्या सोच रही है। ठीक है अजय जी बोल लीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी राकेश। देखिए हमारे धीरेंद्र भाई बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं तथ्यों को। भाई आज जिनके साथ आप हैं, भारत के 2 टुकड़े करने में उनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी भूमिका थी। सावरकर जी से लेकर के और हिंदू महासभा, वही दोनों ने मिलकर के क्या हाल किया देश का सबको पता है। जहां तक बात कालाबाजारी की कर रहे हैं, चाचा के साथ तो सरेआम आपने कालाबाजारी की, सबने देखा। बेचारे को कहीं के नहीं छोड़ा उनको, न घर के हैं न घाट के हैं, न लड़ पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं। क्या पता मोदी जी ने कौन सा दबाव डाल दिया कि अब तो वो जाकर के शरणागत हो गए। ये सब कहानी बंद कीजिए, देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में आप सबको भुगतना पड़ेगा। देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस तरह से आप लोग कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जनतंत्र पर जिस तरह हमला कर रहे हैं, इस देश में जनतंत्र के दीवाने हैं, वो इस देश को बचाओ रैली थी वो जो रामलीला मैदान में हुई थी, और वही नैरेटिव है जो विपक्ष बना रहा है। आपका जवाब मिस्टर त्रिपाठी। देखिए, एक तो अजय उपाध्याय जी ने बहुत आपत्तिजनक बात कही। एक विधि के विद्यार्थी के नाते मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका मजबूरी में यह फैसला ले रही है कि उसने लालू प्रसाद यादव को सजायाफ्ता किया। देश की न्यायपालिका मजबूर नहीं है, देश की न्यायपालिका बहुत सशक्त है, सक्षम है और भारत के इसी संविधान की पुस्तक से सक्षम है। भारत के संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया है, जिसमें भारत की न्यायपालिका को उतनी ही शक्ति है जितनी भारत की संसद को है, भारत की कार्यपालिका को है। इसलिए ये जब बातें कहकर के आप न्यायपालिका पर आक्षेप करने का प्रयास करते हैं ना, ये आक्षेप करना ठीक नहीं है। आप इसी तरह से मीडिया पर आक्षेप करते हैं। सच बात यह है कि आप अपने मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जा नहीं रहे। आपके पास केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ के मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे तो फिर हटाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हटाए गए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली बार हटाए गए थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार के साथ आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है। हमने भ्रष्टाचार के लीकेज को बंद करने का काम किया है। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की आज बचत करने का काम किया, जो सीधे हमने डीबीटी स्कीम के तहत जनता के खाते तक सीधे पहुंचाने का काम किया है। वरना 1 रुपए केंद्र से चलता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। ये बात तो राजीव गांधी ने सार्वजनिक स्वीकार की थी ना, देश में इस प्रकार के सामने स्वीकार करते थे। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। फैसला जनता को करना है। एक तरफ पीएम कहते हैं भ्रष्टाचार पर ये वार है, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये विपक्षी नेताओं पर वार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता किसके साथ खड़ी दिखाई देगी, ये 4 जून को आप जान जाएंगे। देखते रहिए आज तक।